नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गगन बिहारी राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश में 77 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की जो दर है वो 92.20% हो गई है। ठीक होने वालों की संख्या कुल सक्रिय मामलों की संख्या का लगभग 15 गुना है। पिछले 24 घंटे के दौरान 55,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि लगभग 50,000 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले कम होने का रुख लगातार जारी है। बीते 7 दिनों में सक्रिय मामले 6 लाख से कम रहे हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 5,27,962 है। देश में अब सक्रिय मामले कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 6.31% ही हैं। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय मामले 20,000 से कम हैं। वहीं महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सक्रिय मामले 51% हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 55,331 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 77,11,809 हो गई है। कोरोना से रिकवरी दर में और सुधार हुआ है, जो अब 92.2% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 50,210 नए मामले आए हैं। सबसे अधिक केरल में 8,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां एक दिन में 6,000 से अधिक मामलों का पता चला है। देश में अब तक कोरोना के 83,64,086 मामले आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 704 रोगियों की मौत हुई है। अब तक 1,24,315 लोगों की मृत्यु इस वायरस के चलते हुई है। ICMR के मुताबिक बुधवार तक 11 करोड़ 42 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। 4 नवंबर को 12 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में एक बैग में 5 महीने का बच्चा मिला है। बैग में सर्दियों के कपड़े, जूता, जैकेट, साबुन, विक्स, दवाएं और 5,000 रुपये भी रखे हुए थे। इस बैग में अंग्रेजी में लिखा एक पत्र भी था, जिसे पढ़कर लगता है कि ये बच्चे के पिता ने लिखा है। आपको बता दें कि त्रिलोकपुर निवासी आनंद ओझा के घर के सामने सुबह एक बैग रखा मिला। लोगों का ध्यान जब तक बैग पर गया, उसमें से बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। आनंद के परिवार वालों ने बैग खोला तो उसमें 5-6 माह का एक बच्चा मिला। बैग में अंग्रेजी में लिखा एक खत भी मिला। खत में लिखा गया है कि मेरे बेटे को 5-6 महीने पाल लो, मैं हर महीने पैसे दूंगा। पत्र लिखने वाले ने कारण बताया कि मेरे बेटे पर खतरा है। बच्चे के मिलने के बाद आनंद के परिवार वालों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। शाम लगभग 6:45 बजे के लगभग जो है लड़का जो है कोई छोड़ के चला गया। हमारे लड़की और पत्नी जो है अंदर थी, टीवी देख रही थी। अब बाहर रोने की आवाज़ हो रही थी, लेकिन वो टीवी की उसमें सुनाई नहीं दे रही थी। तो हमारे पड़ोस में एक सुनील पांडे हैं, उन्होंने अपने छत से देखा तो लोग अपने घर से पहले गए। उसके बाद फिर तब तक हमारे यहाँ से सब निकले, देखे तो बच्चा रो रहा था। फिर उसको उठा के हमने जो है 112 नंबर पे सूचित किया। तो उसके बाद पुलिस आई तो उसने जो है पूरा उसका जो झोला वोला था वो खोली और उसके बाद फिर देखा उसमें तो कपड़े और क्या कहते हैं दवा और जॉनसन की किट उसमें थी, 5,000 रुपये भी थे। उसमें एक लेटर लिखा हुआ था, उसमें सब डिटेल में लिखा ही है। क्या उसमें लिखा हुआ है? उसमें लिखा है कि इसको हम 6-7 महीने बाद लेके जाएंगे और इतना है, ऐसे है, वो सब पूरा बाकायदे उसमें लिखा हुआ है। तो किसका है ये नहीं पता चलता? ये का नहीं पता चलता है। पुलिस आई थी, पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने उसको जो है हमसे लिखा पढ़ी करवा ली, एप्लीकेशन लिए, उसके बाद सुपुर्दगीनामा करके जो है कहें कोई काम ये कोई आए तो फिर हमें थाना अध्यक्ष। ऐसो मिथिलेश सिंह ने बच्चा मिलने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि फिलहाल बच्चा आनंद के परिवार के पास है। बच्चा किसका है और उसे किसने किस परिस्थिति में छोड़ा, इसकी जांच की जा रही है। आनंद के घर में बैग में बच्चा मिलने की जानकारी सार्वजनिक होने पर क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म है। 3/11/2020 की शाम लगभग 8:30 बजे मुंशीगंज थाना क्षेत्र के पूरे भगवान दीन त्रिलोकपुर में आनंद कुमार ओझा के घर के पास एक नवजात शिशु के मिलने की सूचना मिली। इस सूचना के आधार पे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इस बच्चे की देखरेख के लिए बच्चे को आनंद कुमार ओझा के ही घर पे रखवा दिया गया था और बच्चों की हेल्प करने वाली संस्था CWC को इस सूचना से तुरंत अवगत कराया गया था। CWC द्वारा आज दिनांक 5/11/2020 को अपने 2 अधिकारियों को मुंशीगंज थाना क्षेत्र भेजा गया। नियमानुसार
इस बच्चे को उनको सुपुर्द कर दिया गया है और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों पर योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को जहां वाराणसी में अंसारी के नज़दीकी महराज खान के घर में अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया, वहीं मऊ में भूमाफिया मोहम्मद ईसा खान के बहुमंजिले कॉम्प्लेक्स पेरिस प्लाजा पर बुलडोजर चला दिया गया। सरकारी जमीन पर बने इस प्लाजा की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस दौरान मौके पर भारी मात्रा में पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी मौजूद रहे। मऊ के अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि सादतपुरा थाना कोतवाली में रहने वाला भूमाफिया ईसा खान मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी है। ईसा ने बिना वैध नक्शे के 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था। इसको लेकर वर्ष 2000 से एक मुकदमा चल रहा था। पिछले 27 अगस्त को इस कॉम्प्लेक्स को गिराने का आदेश दिया गया था। ईसा ने इस फैसले के खिलाफ जिलाधिकारी न्यायालय में अपील की थी, लेकिन उसकी अपील खारिज हो गई थी। मुख्तार अंसारी गैंग के नज़दीकी भूमाफिया मोहम्मद ईसा खान ने जनपद मऊ के एक मुख्य चौराहे गाजीपुर तीर्थ चौराहे पर इन्होंने एक बिल्डिंग बना रखी थी जो सरकारी भूमि पे थी। इसे अवैध घोषित करते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेश से इसका ध्वस्तीकरण आज कराया गया है। ये बिल्डिंग भूमि के साथ लगभग 20 करोड़ की संपत्ति थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत बातचीत के जरिए मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान को महत्व देता है, लेकिन एक तरफा और आक्रामक रवैये की स्थिति में भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की हर हाल में रक्षा करेगा। इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी द डिकेड अहेड विषय पर आयोजित सेमिनार में राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारत के दृष्टिकोण का अगले दशक तक का खाका तैयार किया गया है और ये काम पिछले 6 साल में हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 3 तरफा दृष्टिकोण अपनाया है। Recently, India has been facing other challenges on its borders. India is a peace-loving country. We believe that differences should not become disputes. We attach importance to the peaceful resolution of differences through dialogue. We are committed to respect for various agreements and protocols that India has entered into for the maintenance of peace and tranquility on our borders. However, India is determined to protect its sovereignty and territorial integrity in the face of unilateralism and aggression, no matter what the sacrifice. Last 6 years provide a blueprint for India's approach towards national security over the next decade. First is the ability to secure India's territorial integrity and sovereignty from external threats and internal challenges. Second, the ability to create secure and stable conditions that can facilitate India's economic growth, thereby creating the resources for nation building and to meet individual aspirations. Third, we remain steadfast in desire to protect our interests beyond the borders in areas where our people reside and our security interests converge. And finally, we also believe that in a globalized and interconnected world, a country's security interests are interlinked by shared and secure commons. यूपी के कानपुर में लड़की के साथ डांस और उस पर पैसा लौटाने का वीडियो वायरल होने पर मछरिया के लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। सोशल मीडिया पर लेखपाल का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत पांडे मछरिया में लेखपाल के पद पर तैनात है। लेखपाल का लड़की के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल हो गया। देर शाम वीडियो वायरल होने की जानकारी आला प्रशासनिक अधिकारियों को हुई। इस पर तत्काल एसडीएम सदर ने प्राथमिकी जांच कराई। एसडीएम सदर वरुण कुमार पांडे ने बताया कि लेखपाल का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। प्रथम दृष्टया लेखपाल दोषी है
जो वह कम उम्र की लड़की के साथ डांस करके पैसा लुटा रहे हैं। फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। अब पूरे मामले की जांच नायब तहसीलदार बिराग करवरिया से कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पराली जलाने के मामले में प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जनपद आजमगढ़ में पराली जलाने के मामले में 14 किसानों के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज किया गया। उपजिलाधिकारी सदर गौरव ने बताया कि पराली जलाए जाने पर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। लखनऊ में सैटेलाइट से निगरानी की जा रही है। इससे पता चलता है कि किस जनपद में किस जगह पराली जलाई जा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। पराली जलाने नियंत्रण के लिए सभी तहसीलों में कृषि मित्र, लेखपाल, ग्राम प्रधान और अन्य लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, जैसा कि विदित है कि माननीय न्यायालय और एनजीटी के आदेशों के अनुसार पराली जलाया जाना या फिर किसी भी तरह का कृषि अवशेष जलाया जाना जो है उसमें जुर्माने की भी कार्रवाई का प्रावधान कर दिया गया है। और एनजीटी एक्ट की धारा 24 से लेकर 26 में जो है जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें 2500, 5000 और उससे अधिक जुर्माने तक का प्रावधान है। तो ऐसे में ही जो प्रकरण सामने आए हैं पूरे जनपद में विभिन्न तहसीलों में, वहाँ पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है। तो बताया जा रहा है सर सैटेलाइट द्वारा सर इसका विवरण किया गया, सर क्या था सैटेलाइट? जी देखिए, डेली जो है सैटेलाइट से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही हैं पूरे प्रदेश की। उसमें किस जनपद में कहां पर बिल्कुल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ लोकेशन आती है कि कहां पर कृषि अवशेष या पराली जलाए जाने की सूचना है और तत्काल उसके क्रम में कार्रवाई की जाती है। सर पराली जलाने वालों के खिलाफ कैसी कार्रवाई की जा रही है और आगे ना हो पाए ऐसी? देखिए, इसमें प्रभावी कार्रवाई करे जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में बिंदुओं पर समीक्षा की गई थी। उसमें बताया गया था कि कैसे हमें इस पर प्रभावी नियंत्रण करना है। इसके लिए पूरी तहसील को जो है जोन्स में बांट दिया गया है और प्रत्येक जोन में जो है सहायक विकास अधिकारी जो एग्रीकल्चर के हैं उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनके अंडर जो है कृषि मित्र और लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान, इन सभी को लिखित में जिम्मेदारी दी गई है कि अब उनके क्षेत्र अंतर्गत किसी भी तरह की पराली या कृषि अवशेष जलाने की घटना सामने ना आए। वो लोगों को मोटिवेट करें कि पराली ना जलाएं, बल्कि उसे इकट्ठा करें ताकि उसका इकट्ठा करके जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके लिए वो गौशालाओं में काम आएगी पराली। इसके लिए लगातार ग्राम में चौपालें की जा रही हैं, प्रधान बैठक करा रहे हैं ताकि इसकी जागरूकता कराई जा सके। फिर भी यदि कोई मामला सामने आता है तो उसमें तत्काल लेखपाल द्वारा FIR कराई जाती है और जितने क्षेत्र में पराली जलाई गई है उस क्षेत्र के हिसाब से उस पर 2500, 5000 या उससे अधिक का जुर्माना वसूल किया जाता है। वैसे तो ट्रैफिक पुलिस का काम यातायात को सुचारू रूप से चलाना और जाम की स्थिति पैदा न होने का है, लेकिन हैदराबाद के एक कांस्टेबल ने 2 कदम आगे जाकर अपने इस फर्ज को निभाया। इस ट्रैफिक कांस्टेबल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हैदराबाद में भारी ट्रैफिक के बीच पुलिस कांस्टेबल ने एक एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया, जिसमें काफ़ी गंभीर हालत में एक मरीज था। ये एम्बुलेंस एबिट्स के कोटी जा रही थी। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल ने देखा कि वह बहुत ही धीमे चल पा रही है और आगे जाने के लिए उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किस रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने कमिश्नर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा।
वकीलों ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह हमला किया है। पत्रकार के द्वारा उठाई गई आवाज को सरकार दबाने का काम कर रही है। यह कार्रवाई पूरी तरह से देशपूर्ण है। पत्रकार के घर में घुसकर गिरफ्तारी की यह कार्रवाई बिल्कुल गलत है। वकीलों ने बताया कि पत्रकार को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है, यह मामला 2 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका है। पुलिस ने इस मामले में तोड़ मरोड़ कर सरकार के इशारे में कार्रवाई की है, जो कि पूरी तरह से निंदनीय है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, कांग्रेस शाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद। मैनपुरी जनपद में अब तक पराली जलाने के कई मामले सामने आ चुके हैं और एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन गुरुवार को पहली बार पराली जलाने के आरोप में 5 किसानों को जेल भेजा गया। मामला किसनी थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार को एसडीएम राम सकल मौर्य पुलिस बल और उप कृषि निदेशक डीवी सिंह के साथ क्षेत्र में चेकिंग के लिए निकले। इस दौरान पराली जलाने के 5 मामले सामने आए। किसान भूरे, राजेंद्र सिंह, प्रदीप पाल, उदय प्रताप और राम कैलाश के खेत में पराली जलाई गई थी। मौके पर ही पुलिस ने 5 किसानों को हिरासत में लेकर एसडीएम कोर्ट में पेश किया। यहां से एसडीएम ने उन्हें जेल भेज दिया। क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले में इस बात की चर्चा है, क्योंकि पहली बार पराली जलाने के मामले में किसानों को जेल भेजा गया है। पराली जलाने के मामले में एसडीएम किसनी राम सकल मौर्य के आदेश पर प्रभारी निरीक्षक थाना किसनी अजीत सिंह ने मौके से ही किसानों को हिरासत में ले लिया। वे किसानों को कॉलर पकड़कर खींचते हुए ले गए। पुलिस कार्रवाई के आधार पर ही 5 किसानों को जेल भेजा गया है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 6 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 12% से अधिक है। इसको कम करने के लिए टेस्टिंग बढ़ाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की उन्होंने जरूरत बताई। बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली सरकार के अधिकारी, एमसीडी के अधिकारी भी शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम और प्रदूषण के कारण दिल्ली में मामलों में वृद्धि हुई है। बैठक में दिल्ली में पटाखे पर प्रतिबंध लगाने और चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने समेत अन्य उपाय उठाने का निर्णय लिया गया। अभी जो आज की परिस्थिति है, इसमें थोड़ा सा हम सबके लिए भी भारत सरकार में दिल्ली एक चिंता का विषय बना हुआ है। 6 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, जहां लगभग पॉजिटिविटी रेट 12 से 14% के बीच में है, जबकि आइडियली 5 से कम होना चाहिए। यानी शायद वहां पर और ज़्यादा टेस्ट इत्यादि करने की आवश्यकता है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोग ठीक प्रकार से पालन करें, इसका भी एक बड़े पैमाने पर सारे माध्यमों का इस्तेमाल करके एक आंदोलन विकसित करने की बड़ी स्ट्रॉन्ग आवश्यकता है। लॉकडाउन के बाद देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों को खोले जाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के मुताबिक विश्वविद्यालय और कॉलेजों को श्रेणीबद्ध तरीके से खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ परामर्श अनिवार्य होगा। जो छात्र कक्षाओं में शामिल नहीं होने का विकल्प चुनते हैं और घर पर रहकर ऑनलाइन अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए संस्थानों की तरफ से ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और ई संसाधन मुहैया कराए जा सकते हैं। किसी भी संस्थान में कुल छात्रों के 50% से अधिक की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रिसर्च को छोड़कर अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। सीमित संख्या में हॉस्टल खोले जा सकते हैं। हॉस्टल के कमरों में 1 से ज्यादा छात्र के रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी भी शैक्षणिक परिसर को फिर से खोलने से पहले ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित केंद्र या राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के लिए उस क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया है या नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून
यानी सीएए और एनआरसी के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन मामले में लखनऊ पुलिस ने कई आरोपियों पर 5,000 का इनाम घोषित कर दिया है। पुराने लखनऊ में आरोपियों के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। मौलाना सैफ अब्बास और सिया धर्मगुरु कल्बे सादिक के बेटे कल्बे सिप्ते नूरी की तस्वीरें भी आरोपियों के पोस्टर में शामिल हैं। कुल 15 लोगों की तस्वीर पोस्टर में दिख रही है। जानकारी के अनुसार 8 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत वांटेड घोषित किया गया है। सभी आरोपियों के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा की गई है। पुलिस के अनुसार पोस्टर में शामिल हसन, इरशाद और आलम ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वहीं चौक निवासी मौलाना सैफ अब्बास, कल्बे सिप्ते नूरी, ठाकुरगंज के सलीम चौधरी, कासिफ, हलीम, नीलू, मानू, इस्लाम, आसिफ, तौकीर, जमाल और शकील अभी फरार हैं। सभी पर इनाम घोषित किया जा चुका है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। बता दें कि इससे पहले लखनऊ की ठाकुरगंज और चौक पुलिस ने इस हिंसा और आगजनी में शामिल 8 फरार आरोपियों पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया था। वहीं पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू करा दी थी। संभल के गुन्नौर कोतवाली के गांव रसूलपुर में मेड़ पर खड़े पेड़ों को काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि मारपीट शुरू हो गई और गोली तक चल गई। गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि गांव रसूलपुर निवासी बाबूराम और राम अवतार ममेरे और फुपेरे भाई हैं। दोनों के खेतों की एक ही मेड़ है। मेड़ पर नीम बबूल के पेड़ हैं। पेड़ों को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। तभी राम अवतार ने कुछ पेड़ काट दिए। शाम करीब 6 बजे राम अवतार कटे हुए पेड़ों को उठाने गया। वहाँ बाबूराम ने इसका विरोध किया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। पहले तो लाठी डंडे चले, फिर गोली चली। दोनों को गोली लगते ही हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस एम्बुलेंस से राम अवतार और बाबूराम को लेकर सीएससी गुन्नौर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस दोहरे हत्याकांड की सूचना पर सीओ गुन्नौर के सरोज, एएसपी आलोक जायसवाल मौके पर पहुंचे। यहां तक एसपी यमुना प्रसाद भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस को घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वो पेड़ है हमारे डोरे पे, तो उनने हमारे काट ले। हाँ, और अपने हमने नौका ही पेड़ जो काट ले, तो मैंने गैर कहीं तो ही बोले कि हमने काट ले, हमने ऐसे ही काट ले। हमने पुलिस बुलाई तो वो 2 उलंगी पांटी ले गए। हमने कही फैसला कर लियो। उन्होंने कही हम ट्रैक्टर चलाएंगे और जेसीबी के डोर डलवाएंगे। किसने कहा? और रामोतान ने और विद्याराम ने और बिजनेस आने और जो गाने गुरुआने सब रे 5 भैया आए और लोड़ा करे दोनों। तो हमन तो आज हमन की लगनिया मत भैया, हमने पुलिस को फोन करो, हमारी कार्रवाई ना करी कर। 2 सिपाही आए, सिपाही में लग रहा था, उनने कार्रवाई ना करी। एक पुलिस वाले ने हमारे आदमी को बहुत धमकी दी कि नो कर दूंगा। तो हमने क्या तो बोले हम देख यहाँ लकड़ी भर रहे हैं। तो वो फुल में हथियार न के तैयार है, ले गए। हम पीछे भागे, तब तक तो फेर फार कर दी। तो खेता में घेर के लिए मारे। आपस में हो गई? आपस में हो गई? पल्ला देख जगनी कहीं चौकाट रहे तो वो भाजे तो धर भजे तो खेत में घेर ले। फिर लोड़ा ने मारी है गोली, बिजनेस आने जो गुरुआ ने और वो का नाम है विद्याराम ने, तीनों ने मारी है। ये गुन्नौर में ग्राम रसूलपुर में 2 आपसी रिश्तेदार हैं जो खेत में मेड़ पे लगे हुए पेड़ को काटने के विवाद में आपस में मारपीट की है और उसके बाद फायरिंग की है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और दोनों पक्षों से गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। आपसी मारपीट के जितने लोग शामिल हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यूपी में पिछले कई दिनों से अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अब गाजियाबाद जिले में थाना मसूरी इलाके में डासना में भी एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब
आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग की वजह से आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया है। फैक्ट्री में आग से किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। दरअसल यह गाजियाबाद की मशहूर कपड़ा फैक्ट्री DCM हुआ करती थी, जिसमें हजारों लोग काम किया करते थे। पिछले काफ़ी समय से ये फैक्ट्री बंद है। आग किस कारण से लगी इसका पता नहीं चल सका है। आग जहां लगी है वहां अखबार के पेपर रोल रखे हुए थे, जिस कारण आग ने तुरंत ही विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भयंकर है कि पूरे आसमान में धुएं का गुब्बार छाया हुआ है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस लोगों को वहां से हटा रही है। फिलहाल फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी हुई है। इटावा जनपद के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कोरोना पॉजिटिव महिला ने अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि इटावा के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक महिला को 24 अक्टूबर को ब्रेन ट्यूमर के मामले में भर्ती कराया गया था। इस दौरान महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। उसके बाद महिला को कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा महिला का उपचार किया जा रहा था। इसी दौरान महिला ने बाथरूम की आत्महत्या कर ली। महिला की आत्महत्या से प्रशासन में हड़कंप मच गया। SDM से लेकर तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि महिला ने आत्महत्या क्यों की। वहीं SP ग्रामीण ओमवीर सिंह ने मामले को संज्ञान में लिया और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ देखिए, सुशीला नाम की पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुई थी जी। इनकी उम्र 45 साल थी और ये 24 अक्टूबर को एडमिट हुई थी हमारे ट्रायल पास कोविड में। और इनके ब्रेन में स्पेस ऑफ कोकाइन लीगेंड था जी। और उसके बाद में इनकी जब जांच कराई गई तो उसमें कोविड पॉजिटिव आई। फिर इनको कोविड अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया जी। वहाँ इनका इलाज सुचारू रूप से चल रहा था और कल दिनांक 4 नवंबर को शाम 9 बजे के करीब इन्होंने बाथरूम की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर दी। आत्महत्या के क्या रीजन रहे इसका ये अभी जांच का विषय है और बाकी इसमें बीमारी से परेशान थी या उनका कोई अपना पारिवारिक भी कारण हो सकता है, तो उसको सूचना दी गई है। आज सुबह थाना सैफई को सूचना मिली थी कि सैफई में एक महिला कोविड वार्ड में थी, जिन्होंने तीसरी मंजिल से छलांग लगा के आत्महत्या कर ली है। पुलिस वहाँ पर गई तो पूरी जानकारी ये है कि मृतका जो सुशीला देवी वाइफ ऑफ होरीलाल, ये अजीतगंज गांव पड़ता है और अवाल थाने में जो मैनपुरी में है, वहाँ से 29 तारीख को ब्रेन ट्यूमर की शिकायत पे सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराई गई थी। भर्ती के समय इनका वो कराया गया था कोविड टेस्ट, तो कोविड पॉजिटिव, तो उसी वार्ड में ये उपचार चल रहा था। आज अपनी मानसिक स्थिति या किन्हीं कारणों से इनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। वहाँ पर तत्काल SDM और अन्य अधिकारी भी पहुँच गए थे। बाकी इनके परिजनों से वार्ता करके वो इनका PM कराया जा रहा है। जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके आधार पर आगे तक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक परिजनों ने किसी तरीके कोई नहीं, अभी तक परिजनों ने कोई ऐसा स्पष्ट रूप से कोई आरोप किसी पर नहीं लगाया है। ये सुनने में आया है कि वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने कुछ टिप्पणी की है, लेकिन ये सब जांच का विषय है।